दूसरा चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि समाजवाद जो है एक विरोधी विचारधारा के तौर पर विकसित हुआ था। किसके विरोधी विचारधारा के तौर पर? तो पूंजीवादी विचारधारा के तौर पर। अब भाई पूंजीवाद क्या होता है? हमने पूंजीवाद की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, कुछ विशेषताएं बताई थी, उसको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं कि पूंजीवाद क्या है। पूंजीवाद क्या है, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटलिज्म। क्या कहा जाता है? कैपिटलिज्म। ठीक है, अब देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में करीब 18वीं सदी में, तो उस समय जिनके पास भी पैसा था उन्होंने उद्योग लगाए और उससे जो लाभ हो रहा था उस पर अपना एक अधिकार कहा कि नहीं, ये मेरे हिस्से में ही आएगा। तो यही पूंजीवाद है कि पूंजीवाद वाले के जिन पर पैसा होता है उद्योग लगाते हैं और उससे अपना फायदा कमाते हैं। ठीक है, अब देखिए पूंजीवाद की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहली जो विशेषता होती है कि उत्पादन के साधनों, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। सबसे पहले विशेषता कि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जो इसका मालिक होता है वो क्या होता है? प्राइवेट व्यक्ति होता है। ये व्यक्तिगत संपत्ति होती है, इस सरकार की या सार्वजनिक प्रॉपर्टी नहीं। देखिए संपत्ति दो तरह की होती है। संपत्ति कितने तरह की? दो तरह की। एक आपका व्यक्तिगत, जिसे हम प्राइवेट या निजी कहते हैं, जैसे कि हमारा अपना मकान हो गया, हमारा खेत हो गया, या हमारी कोई अपनी दुकान है, तो उसे क्या कहेंगे हम? व्यक्तिगत संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति या निजी संपत्ति। और एक संपत्ति होती है जिसे हम सार्वजनिक, राष्ट्रीय या जिसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, या आप बहुत ही आम भाषा में सरकारी। तो कहने का मतलब क्या है कि इस संपत्ति पर सिर्फ इस व्यक्ति का हक है, यानी किसी व्यक्तिगत संपत्ति पर सिर्फ उस व्यक्ति का हक है, वही उसका स्वामी है। जबकि जो सरकारी संपत्ति होती है, जो सार्वजनिक संपत्ति होते हैं, इस पर पूरे समाज का हक होता है। उसका स्वामी कौन होता है? कोई एक व्यक्ति ना होकर पूरा समाज होता है। ठीक है, तो पूंजीवाद क्या? पूंजीवाद में उत्पादन के साधनों, उत्पादन के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है? निजी स्वामित्व होता है। चलिए, इसकी दूसरी जो विशेषता है, इसमें निजी लाभ को तरजीह दिया जाता है। किसे तरजीह दिया जाता है? निजी लाभ को तरजीह दी जाती है। पूंजीवाद का सबसे मूल स्वरूप, मतलब पूंजीवाद का आधार ही यही है कि फायदा, जहां फायदा नहीं होगा वहां पर कोई व्यक्ति पूंजी लगाना नहीं चाहेगा। आप खुद से सोचिए, अगर आपको किसी बिजनेस में फायदा नहीं हो, आप कोई उत्पादन कर रहे हैं और आपको वहां से फायदा नहीं मिल रहा हो, तो क्या आप वहां पर अपनी पूंजी लगाइएगा? ये घाटा नहीं सहना चाहता है, ये चाहता है कि हर स्थिति में हमें फायदा ही हो, बेनिफिट ही हो। जबकि जब हम समाजवाद पढ़ेंगे तो उसमें सरकारी संपत्ति की जो अवधारणा आएगी, सामूहिक संपत्ति की, उसमें आपका निजी लाभ को तरजीह नहीं दिया जाता है। ठीक है, सपोज डेट, जैसे आज रेलवे चल रही है, कभी कभी कहा जाता है सरकार से कि सरकार कहती है कि रेलवे में घाटा हो रहा है, तो फिर सरकार बंद क्यों नहीं कर देती है? ये क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना, भाई जब घाटा हो रहा है तो सरकार क्यों नहीं बंद कर दे रही है? तो उसका कारण क्या है? चूंकि रेलवे एक आवागमन का एक सस्ता साधन है, परिवहन का सस्ता साधन है, और इसके बंद होने से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। सो सरकार इसे घाटा
होते हुए भी बंद नहीं कर सकती है। ठीक है, तो यानी सरकार जो है पूंजीवादी विचारधारा पे नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए, तो यानी इसकी सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो जाएगी, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व और निजी लाभ को तरजीह देना। कुछ भी हो जाए लाभ होना चाहिए, लाभ इसका सबसे मेन पर्पस है। चलिए अब आते हैं हम लोग तीसरी विशेषता पे। अब देखिए, ज्यादा लाभ कब मिलेगा, कहीं पर भी पूंजी लगाई जाती है तो ज्यादा लाभ की प्राप्ति कब हो सकती है, जब फायदे पर अपना अधिकार ज्यादा जताया जाए, जो भी फायदा हो रहा हो। जैसे लाभ समझिए, लाभ क्या होता है। लाभ जैसे मान लीजिए कि हमने कोई उद्योग लगाया या कोई एक वस्तु हम बना रहे हैं, एक कलम बना रहे हैं, और कलम बनाने का जो कॉस्ट है वो आता है 5 रुपया। कलम बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है, 5 रुपया। ये क्या हो जाएगी, लागत। ठीक है, क्या हो जाएगी, लागत। अब इसको मार्केट में बेचना है, भाई बेचने के लिए हम कलम बना रहे हैं तो मार्केट में हमको भेजना है। मार्केट में भेजना है, तो अब क्या करेंगे, मार्केट में भेजने का जो कॉस्ट आएगा और कुछ टैक्स को मिला लिया जाए तो मान के चलिए कि 1 रुपया हम इसको ले लेते हैं। कितना, 1 रुपया। ये भी आपका लागत में इंक्लूड हो जाएगा, तो कुल जो कॉस्ट हो जाएगा लागत का कितना हो जाएगा, 6 रुपया। लागत 6 रुपया हो जाएगी कुल लागत। ओके, मार्केट में जो कलम है वो कितने के बेचेंगे हम, जो यानी कलम का जो विक्रय मूल्य होगा वो हम कर लेते हैं कि इसको बेचना है कितना पे, 10 रुपया पे। ठीक है, तो लाभ कितना होगा, 4 रुपया लाभ होगा। कितना लाभ हो जाएगा, 4 रुपया लाभ हो जाएगा। तो अब बताइए, ये जो कुल लागत है ये तो कभी नहीं घटेगी, आप इसे ज्यादा पर भी नहीं बेच सकते हैं। आप इसे ज्यादा पर बेचेंगे तो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि कंपटीशन है मार्केट में, लोग दूसरी कलम में खरीदने लगेंगे। तो आपको कलम इसी मूल्य पे बेचना है, लागत भी आपको इतनी ही आएगी। तो आप इसी में आपको फिर मजदूरों को पैसा भी देना होता है, जो कलम बना रहा है फैक्ट्री में जो मजदूर बना रहा है उसमें उसको पैसा देना होता है। और फिर कुछ पैसा अपना लाभ के लिए भी रखना होता है। तो कितना पैसा आप लाभ के लिए रखें और कितना पैसा मजदूरों को दे, कितना होना चाहिए। अगर 4 रुपये मानने के लाभ हो रहा है तो इसमें मजदूरों को भी अगर निकाल दिया जाए, मजदूरों का जो कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा, चलिए कि 2 रुपया हम दे देते हैं उनको, तो एक कलम पे 2 रुपया हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 2 रुपया तो लाभ हो रहा है यहाँ पे ना। ये तो एक कलम का है तो काफी कम लग रहा है, लेकिन सोचिए जब करोड़ों कलम बिकते होंगे, करोड़ों कलम, तो ये लाभ कितना हो जाता होगा, बहुत ज्यादा होता होगा। लेकिन ये जो लाभ है, ये लाभ किसके कारण हो रहा है, इन मजदूरों के कारण। तो अगर मजदूरों की लागत को और हम कम कर दें, यानी कि श्रम के मजदूरों को हम पैसा देना और कम कर दें, पहले जो हम जैसे 2 रुपया दे रहे हैं तो अब हम 1 रुपया ही दें, तो क्या होगा, हमारा लाभ क्या हो जाएगा और बढ़ जाएगा। 1 रुपया हम कम कर देंगे यहाँ पे लागत में, तो यहाँ पे 1 रुपया हमारा फायदा बढ़ जाएगा। तो पूंजीवाद क्या चाहेगा कि मजदूरों को कम पैसा दे और ज्यादा से ज्यादा लाभ ले ले। तो इसे क्या कहा जाता है, शोषण। तो मजदूरों का शोषण करेगा। मजदूर इसका विरोध भी कर सकते हैं, मजदूर इसका विरोध भी तो करेंगे शोषण का। तो ये क्या कहेगा कि तुमको हमारे काम तो करना है लेकिन हम तुमको किसी तरह का अधिकार नहीं देंगे। यानी पूंजीवाद क्या करेगा कि श्रम विरोधी नीति अपनाएगा। किस लिए, अधिकतम लाभ के लिए। तो तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी अधिकतम लाभ के लिए श्रम विरोधी नीति अपनाना। तो श्रम विरोधी नीति का मतलब समझे, यानी कि मजदूरों को उनका हक न देकर उनसे किसी तरह आप कम पैसे में ही काम करवाना और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना। क्लियर। चौथा, अब देखिए भाई,
ज़्यादा फायदा लेकर वो क्या करेगा, धन का संचय करेगा, उस धन का इन्वेस्ट करेगा और दूसरी जगह भी करेगा, या बैंक में बैलेंस बना कर रखेगा। तो जो पूंजीवाद होता है वो क्या करता है, धन के संचय पर और एक अधिकार पर बल देता है। किस पर, धन के संचय, संचय का मतलब समझ में आता है, और एक अधिकार पर बल देता है। ठीक है, तो ये पूंजीवाद की 4 विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखिए हमने बताया कि जो समाजवादी विचारधारा, मेन हमारा टॉपिक क्या है, समाजवाद। तो इस पूंजीवादी विचारधारा में जो शोषण किया जा रहा था मजदूरों का, तो उसको देखकर जो समाज के जो उदारवादी जो लोग थे उनका मतलब मन पलट गया। उनका मन क्या हुआ, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको बुरा लग रहा था कि भाई मेन जो प्रोडक्शन का जो कार्य है वो तो मजदूर कर रहे हैं, लेकिन पूरा फायदा कौन लेके जा रहा है, जो निजी जिसका उद्योग है, जो मालिक है वो लेके जा रहा है। ये तो गलत हो रहा है, इनको लग रहा था कि ये गलत हो रहा है। तब उन्होंने पूंजीवाद के विरोध में क्या कहा, पूंजीवाद के विरोध में एक नई विचारधारा को जन्म दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, समाजवाद। तो भाई समाजवाद क्या कहता है, समाजवाद क्या होता है, अब हम उसको देखते हैं। तो यहीं पर हम नीचे समाजवाद, समाजवाद क्या चाहता है। ठीक है, देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में, तो उसमें राजनीतिक व्यवस्था चेंज हुई थी और सामाजिक व्यवस्था चेंज हुई थी वहाँ पे, लेकिन आर्थिक व्यवस्था किसी तरह से परिवर्तित नहीं हुई थी। आप लोग को याद होगा आर्थिक व्यवस्था में किसी तरह का परिवर्तन आया था, लेकिन जब समाजवाद आया तो इसने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रत्येक जो भी एक व्यवस्था है, इसने एक नई व्यवस्था दी। नई व्यवस्था की बात की, उसने सीधे सीधे ये कहा कि वर्तमान जो व्यवस्था है, यानी कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये ठीक नहीं है, ये शोषणकारी है, ये वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देती है, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देती है, अतः ये सही नहीं है। हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए जिसमें लोग राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर क्या हो, एक दूसरे के समान, उनमें असमानता नहीं हो। तो हम देखते हैं कि समाजवाद क्या चाहता है, फिर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पूंजीवाद की सबसे पहली विशेषता क्या थी, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन समाजवाद ने कहा कि नहीं, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होना है। तो उतना तो रिकॉर्डिंग हो गया। तो चलिए आइए हम आते हैं समाजवाद क्या चाहता है। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी पूंजीवाद की, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। तो सबसे पहले समाजवाद ने इसका ही विरोध किया कि नहीं, उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। तो भाई किसका स्वामित्व होना चाहिए, तो इसने कहा कि समाज का स्वामित्व होना चाहिए, क्योंकि जो भी उत्पादन के साधन है, जैसे प्राकृतिक जो खनिज पदार्थ हैं, संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन, उस पर किसका हक है, प्रकृति प्रदत्त सारी चीजें हैं, तो कोई मनुष्य उस पर हक कैसे जता सकता है। आप ऐसे सोचिए, कोयला है, कोयला भूमि के अंदर से निकलता है, ईश्वर प्रदत्त है, कह सकते हैं प्रकृति प्रदत्त है, किसी मनुष्य ने तो उसको नहीं बनाया है ना। तो फिर कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि हमारा उस पर हक है। कहा जा सकता है। तो समाजवादियों ने कहा कि यह संपत्ति किसी की नहीं है और इसका हक अगर हो तो किसी निजी व्यक्ति का ना हो, पूरे समाज का हो, और सभी को मिलजुल कर इसका उपयोग करना चाहिए, इसका दोहन करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति इसका उपयोग नहीं कर सकता है। तो समाजवाद की पहली विशेषता क्या होगी कि उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के
साधनों पर निजी स्वामित्व न होकर पूरे समाज का। अब भाई उसमें समाज तो था मतलब, लेकिन समाज में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो सीधे सीधे हक जता सके नहीं ये हमारे अंडर में होना चाहिए। तो कहा गया कि समाज की जगह पर किसका स्वामित्व हो? सरकार का हो। किसका? सरकार का या राष्ट्र का। सरकार का स्वामित्व, ठीक है। तो यानी इसके द्वारा इसने निजी संपत्ति पर सीधे सीधे वार किया कि व्यक्ति के पास कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो भी संपत्ति है सब किसकी संपत्ति है? राष्ट्र की है, समाज की है। पहला पॉइंट हो गया। चलिए अब आते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इसमें निजी लाभ को तरजीह दी जाती है। किसको? निजी लाभ को तरजीह दी जाती है। लेकिन समाजवाद ने क्या कहा? इसने धन के समान वितरण पर बल दिया। किस पर? धन के समान वितरण पर बल। धन के समान वितरण पर बल। देखिए इसका क्या कहना है। हमने पूंजीवाद में कलम का उदाहरण लिया था, उसको राशि को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं कि एक पंखा है, उसको बनाने में 1000 रुपया कॉस्ट आ रहा है। कितना कॉस्ट आ रहा है? लागत 1000। मार्केट में उसका जो प्राइस है, मार्केट प्राइस कितना बेचना है? 1500 रुपये। ठीक है। अब देखिए इसी 1000 में आपका मजदूरों का श्रम भी है, ठीक है, और आपका 500 रुपया मालिक लाभ ले रहा है। सीधे सीधे एकदम खरा खरी मान के चलते हैं कि 1000 रुपया लागत है और मार्केट पे आप बेचना कितना पे है? 1500 पे बेचना है। कितना पे? 1500 पे। तो 500 रुपया लाभ यहाँ पर हो रहा है। इस 500 रुपये पूरा किसके पास गया? मालिक के पास गया। तो समाजवाद यहीं पर कहता है, समाजवाद क्या कहता है यहीं पे कि 500 रुपया जो लाभ जो आ रहा है इस पर वास्तविक हक किसका है? मजदूरों का, न कि मालिक का। पूंजीवाद क्या कहता है कि मालिक ने पूंजी लगाई है, मालिक ने क्या किया है? पूंजी लगाई है, तो सारा लाभ का हक किसका होगा? मालिक का होगा। ठीक है, चूंकि उसने पूंजी लगाया है। लेकिन समाजवाद कहता है कि नहीं, 500 रुपये जो लाभ हुआ इसमें सिर्फ मालिक का हक नहीं है, इसमें ये वास्तविक तौर पर मजदूरों का हक है। तो ये धन के समान वितरण पर बल देता है। अगर राष्ट्र के पास अगर 100 रुपया है तो राष्ट्र कहेगा अगर 10 लोगों में बांटना हो तो किसी को एक्स्ट्रा नहीं देगा, सबको 10-10 रुपया बांट देगा। क्या करेगा? 10 रुपये बांट। जैसे मेरे पास मान लो कि 100 टॉफी है तो मैं आप लोग सभी लोगों में बराबर बराबर बांट दूंगा। जबकि पूंजीवाद क्या कहेगा कि नहीं, टॉफी मैंने खरीदी है तो मैं 10 रखूंगा और कोई बड़ा लीडर है तो उसको मैं 15 दे दूंगा और बाकी को थोड़ा थोड़ा कम में चला दूंगा काम किसी तरह। तो पूंजीवाद हमेशा शोषण की नीति अपनाता है और समाजवाद धन के समान वितरण पर, संपत्ति के समान वितरण पर बल देता है। ये कहता है कि ना कोई अमीर होना चाहिए और ना कोई गरीब होना चाहिए। समाजवाद क्या चाहता है कि ना कोई अमीर होना चाहिए और ना कोई गरीब होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरी विशेषता पे। फिर हम देखते हैं तीसरी विशेषता पूंजीवाद की क्या है। अधिकतम लाभ के लिए श्रम विरोधी नीति अपना, यानी कि मजदूरों का शोषण करना। तो समाजवाद फिर कहता है कि नहीं, आपको शोषण करने का कोई हक नहीं है, हम एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना करना चाहते हैं। कैसे समाज की स्थापना? शोषण मुक्त समाज की स्थापना। तो तीसरी विशेषता हो जाएगी शोषण उन्मुक्त। शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना, यानी वैसा समाज जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं कर सके या नहीं करता हो। ओके, चलिए समझ में आया। अब आ जाते हैं हम
चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? शोषण भाई कब खत्म होगा? समाजवादियों ने कहा कि मूलतः अगर देखा जाए मानव इतिहास को, अभी तक दो ही वर्ग हुए हैं। कौन कौन? एक शोषण करने वाला और एक शोषण करने वाला और एक शोषण सहने वाला। ठीक है, या उसी को कहा जाए कि एक अमीर और एक गरीब, एक शक्तिशाली और एक कमजोर। ये हमेशा से ऐसा चला आ रहा है ऐसे ही। तो उन्होंने मेन कारण जो बताया इसका कि यदि हम वर्ग विभेद को खत्म कर दें, यानी सभी अगर एक समान हो जाए, तो फिर कोई किसी का शोषण ही नहीं कर पाएगा। सोचिए, यदि सब अमीर ही हो या सब के सब गरीब ही हो, तो क्या किसी तरह का विरोधाभास होगा? सभी जब इक्वल हो जाएंगे तो, यानी समाजवाद ने इक्वलिटी की बात की। किसकी बात की? इक्वलिटी की। और किस तरह की इक्वलिटी की बात? हर तरह की, सामाजिक। तो इसने कहा कि वर्गहीन समाज की स्थापना करेंगे, यानी एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही वर्ग होगा, कोई दूसरा वर्ग होगा ही नहीं, यानी वर्ग विहीन समाज की स्थापना। अब बताइए, अब समझ में आ रहा है कि समाजवाद किस तरह से पूंजीवाद का विरोध कर रहा है? समाजवाद किस तरह से पूंजीवाद का विरोध कर रहा है। तो ये है आपका पूंजीवाद, ये है समाजवाद। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें कि समाजवाद क्या है, कुल मिलाकर कहें कि समाजवाद क्या है, तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर, सभी साधनों पर, जैसे कि कारखानों पर भी, और तथा विपणन में सरकार का स्वामित्व होता है। किसका स्वामित्व? सरकार का स्वामित्व। किस पर? उत्पादन के साधनों पर, और ये धन के समान वितरण पर बल देता है, यानी विपणन पर समानता का बल देता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के पास 90 रुपया चला जाए और एक व्यक्ति के पास 10 रुपया जाए। ये कहता है कि सबके पास अगर 100 रुपया है, 10 व्यक्ति हैं, तो सबके पास 10 रुपया ही जाना चाहिए, किसी के पास ना ज्यादा ना किसी के पास कम। इसका मूल मंत्र था समाज का कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। क्या मूल मंत्र था? प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अमीरी को खाई को कैसे काटा जाता है? गरीबी और अमीरी की खाई को कैसे काटा जाता है? देखो, अमीर को अमीर और गरीब को गरीब कौन बनाता है? जो वितरण है वो। किसी के पास ज्यादा संपत्ति है तो राष्ट्र क्या करे, चूंकि संपत्ति तो भाई पहले से बना हुआ है, तो राष्ट्र को क्या करना चाहिए कि सबकी संपत्ति सीज कर लेनी चाहिए और फिर सबको समान रूप से सबको बांट देना चाहिए। क्योंकि अभी तक जो भी संपत्ति बटोरी गई है वो किसी न किसी कमजोर का शोषण करके ही बटोरी गई है। सोचो, तुम्हारे पास 1 बीघा भी खेत नहीं है और किसी के पास 100 बीघा खेत है, तो बंदे ने 100 बीघा खेत कहां से लाया? कभी ना कभी उसके बाप दादा ने शोषण किया होगा, तभी तो लाया। उसमें से उसकी मेहनत ही नहीं है। जो लोग कहते हैं, पूंजीवादी क्या कहता है कि मेरी मेहनत है, यहाँ पर मेहनत का खा रहे हैं। तुम मेहनत का नहीं खा रहे हो, तुम शोषण करके तुम खा रहे हो। जो वास्तविक लाभ जो मजदूरों को देना चाहिए तुम उसको ना देकर तुम खुद ले रहे हो, इसलिए तुम अमीर हो।
इसलिए ना तुम अमीर हो। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मेहनत कर, सब मेहनत कर रहे हैं। और कुछ? तो समाजवाद क्या होता है? समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है या स्वामित्व होता है। तो ये होता है समाजवाद, ये होती है समाजवादी विचारधारा, खासतौर पे आर्थिक क्षेत्र में। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसी होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए न होकर पूरे समाज के लिए होता है। पूरे समाज के लिए होता है। अर्थात तो लिख नहीं रहा है, नोट्स बनाया करो। अर्थात इसमें लाभ प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है। ठीक है, सारी संपत्ति किसकी होगी? सरकार की होगी। सरकार क्या करेगी? सभी संपत्तियों को समान रूप से सब में बांटेगी, यानी कि विपणन। दूसरी चीज, अगर आर्थिक व्यवस्था देखें, समाजवादी आर्थिक व्यवस्था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए ना होकर बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। अर्थात इसमें लाभ प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। यानी पूंजीवाद का जो सबसे मूल एक भावना थी उसमें कि लाभ होना चाहिए, वो चीज समाजवाद में नहीं होता है। यदि घाटा भी हो किसी उत्पादन में, यदि किसी तरह का उत्पादन हो रहा हो उसमें घाटा भी हो, तो समाजवाद क्या कहेगा कि नहीं, इसका उत्पादन होना चाहिए क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत है। जबकि पूंजीवाद क्या कहेगा कि नहीं, घाटा हो रहा है इसमें, लोग इसको खरीद नहीं रहे हैं, तो अतः इसका उत्पादन बंद कर दो क्योंकि इसमें हमको फायदा नहीं हो रहा है, हमको उस बिजनेस में ज्यादा फायदा आता है, हमें वो करना चाहिए, इससे पैसा निकाल लो। तो ये है पूंजीवाद और समाजवाद में मेन डिफरेंस। ओके, चलिए अब आते हैं कि प्रारंभिक समाजवादी विचारक कौन कौन थे। देखिए, अधिकांश जो शुरुआत के जो भी समाजवादी विचारक हुए वे सभी फ्रांसीसी थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी। प्रारंभिक समाजवादी विचारक या विद्वान, कुछ भी हम कह सकते हैं, या चिंतक। ठीक है, तो इसमें जो सबसे जो पहला जो माना जाता है जिसने समाजवादी विचारधारा को कहा जाता है कि जन्म दिया, तो उसका नाम है सेंट साइमन।
सेंट साइमन, जो कि फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस का। दूसरा जो समाजवादी विचारक है, काफी प्रख्यात विचारक है, उसका नाम है लुई ब्लांक। एक्चुअल में लुइस ब्लांक करके नाम है, ये भी फ्रांसीसी ही था। क्या था? ये भी फ्रांसीसी ही था। तीसरा जो विचारक आता है रॉबर्ट ओवेन, ये ब्रिटिश था। ये ब्रिटिश उद्योगपति था। क्या था? ये ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन। फिर आता है आपका कार्ल मार्क्स, जिसने समाजवाद को एक नई दिशा दी, समाजवाद को बल प्रदान किया, ठीक है, और उसको एक अमूर्त चिंतन से निकालकर कहा जाता है कि मूर्त स्वरूप में लाया। तो कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? ये जर्मन था। कहाँ का था? जर्मनी का था। ठीक है। इसका एक मित्र था, उसका नाम है फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स, ये भी आपका जर्मनी का ही था। दोनों ने मिलकर समाजवाद के लिए काफी कुछ किया, नहीं तो आज समाजवाद इतना बड़ा नहीं होता, मार्क्सवाद इतना बड़ा नहीं हुआ होता। ये सभी समाजवाद के मुख्य विचारक हैं, सेंट साइमन, लुई ब्लांक, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। ठीक है। चलिए, सेंट साइमन आपका सबसे पहला था। तो इसमें से जो तीन हैं, इनको कहा जाता है यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी, और इनको आधुनिक समाजवादी, या इनके समाजवाद को क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद। ठीक। अब देखिए, देखिए शुरुआत के जो समाजवादी हुए, जैसे कि आपका सेंट साइमन और लुई ब्लांक और ये रॉबर्ट ओवेन, इन्होंने जो भी समाजवाद के विचार दिए, तो इन्होंने सिर्फ सिद्धांत दिया था, सिद्धांतों का इन्होंने प्रयोग नहीं किया था। रॉबर्ट ओवेन हालांकि उद्योगपति थे, इन्होंने समाजवाद के सिद्धांत का उपयोग किया और इन्हें काफी हद तक एक सुखद परिणाम भी मिले थे। लेकिन बाकी के जो दो हैं, जैसे सेंट साइमन और लुई ब्लांक, इनके विचारों में थोड़ी सी भिन्नता थी। जैसे कि सेंट साइमन का कहना था इनके विचार इतने मतलब यूटोपियन, यूटोपिया मतलब होता है स्वप्नदर्शी। क्या होता है? स्वप्नदर्शी। इन्होंने ऐसे विचार दिए थे, ऐसी कल्पना कर ली थी कि उसको मतलब धरातल पे उतारना ही मुश्किल था, माने मूर्त रूप देना संभव नहीं था, सपना ही रह जाता। अगर कार्ल मार्क्स नहीं आया होता तो यूरोपियन समाजवादियों के विचार बस किताबों में पढ़ने की चीजें रह जाती, ये कभी संभव नहीं हो पाता। लेकिन कार्ल मार्क्स आया, उसने इनके विचारों को मूर्त रूप देने लायक बनाया। कैसा? संभव लायक बनाया कि नहीं, इसको लागू किया जा सकता है। नहीं तो पहले जो समाजवादी विचार दिए थे वे लागू करने लायक नहीं थे, धरातल को उतारने लायक नहीं थे। इसलिए क्या कहा जाता है? उनके विचारों को यूरोपीय समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा जाता है। ओके, चलिए तो हम आधुनिक समाजवाद को, वर्तमान में जो समाजवाद है, हम इसको दो चरणों में बांट सकते हैं। वर्तमान समाजवाद को हम दो चरणों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा? मार्क्स पूर्व।
मार्क्स पूर्व यानी कि मार्क्स से पहले का समाजवाद। मार्क्स का जन्म करीब 1818 के आसपास हुआ था, 1818 में हुआ था। ठीक है, तो 1818 के पहले का जो समाजवाद था उसको क्या कहा गया? मार्क्स पूर्व समाजवाद। और 1818 के बाद का समाजवाद, नहीं मार्क्स के बाद के समाजवाद को क्या कहा गया? मार्क्स पश्चात, मार्क्स पश्चात समाजवाद। पहले वाली जो समाजवादी विचारधारा थी वो एक तरह से स्वप्नदर्शी विचारधारा थी, इसीलिए उन समाजवादियों को हमने क्या कहा? यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन यानी कि इनको आप स्वप्नदर्शी, यानी जो सपना देखते थे कि एक दिन समाजवाद आएगा, क्योंकि इनके सिद्धांत मूर्त रूप में संभव नहीं थे। तो मार्क्सपूर्व समाजवादियों को हमने क्या कहा? यूटोपियन समाजवादी, जिसमें सेंट साइमन, लुई ब्लॉक, रॉबर्ट ओवेन जैसे समाजवादी आते हैं। ठीक है, अब दूसरा चरण आया मार्क्स पश्चात समाजवाद। ठीक है, तो इन समाजवादियों को कहा जाता है वैज्ञानिक समाजवाद। क्या कहा गया? वैज्ञानिक समाजवाद, क्योंकि इन्होंने जो विचार दिए, यानी कि आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने, या उसके बाद के जो भी एक दो हुए, उन्होंने जो भी विचार दिए वो धरातल पर उतारे जा सकते थे, उनको लागू किया जा सकता था। और हम बाद में देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद लेनिन ने रूस में कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों में बस थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए समाजवादी व्यवस्था को रूस में लागू किया, और करीब 30 सालों तक तो बहुत ही सफलतापूर्वक चलाया। और 1991 में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, उसके पहले तक ये धूमधाम से चल रही थी। ठीक है, तो हम देखेंगे दो तरह के समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी और एक वैज्ञानिक समाजवादी। यूटोपियन में आपका सेंट साइमन, लुई ब्लॉक और रॉबर्ट ओवेन, और वैज्ञानिक में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। तो आज के लिए इतना, रहने देते हैं। कोई क्वेश्चन?